नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सामान्य विज्ञान के वे प्रश्न जो आरएस प्री परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इससे पहले अपनी 10 वीडियो हो चुकी थी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, साथ के साथ उन वीडियो को भी देख लें, और जिससे आपको पता लगे कि आरएस प्री परीक्षा में किस प्रकार के सामान्य विज्ञान से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं आज के अपने पेपर 2015 प्री वाले में। उसमें पहला प्रश्न ये था, देखिए क्या प्रश्न है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक के चरण नीचे दिए गए हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीक के चरण जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। देखिए कौन कौन से चरण हैं। आनुवांशिक पदार्थों की पहचान, आनुवांशिक पदार्थों की पहचान एवं पृथक्करण, एक पहला नंबर पर ये है। दूसरे नंबर पर क्या है, डीएनए का विखंडन। दूसरे नंबर पर क्या हो रहा है, डीएनए का विखंडन। तीसरे पे देखिए बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति। नंबर 4 पे है प्रवाहिक प्रक्रिया। नंबर 5 पे है डीएनए खंड वाहक में जोड़ना। और नंबर 6 पे है इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण। 7वें नंबर पे है रुचि वाले जीन का परिवर्धन। और 8वें नंबर पे है पुनर्योगज डीएनए का कोशिक और जीवों में स्थानांतरण। तो देखिए इसका चरण क्या हो जाएगा। इसका सबसे पहला जो चरण आएगा वो आएगा आनुवांशिक पदार्थ की पहचान करना। तो नंबर 1 पे हो जाएगा अपना वाला ये पहले नंबर का, ठीक है। अगर दूसरे पे बढ़ते हैं तो दूसरे पे आएगा डीएनए का विखंडन, ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे। उसके बाद आएगा इसमें इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण। इसके बाद क्या आएगा, इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण। उसके बाद आएगा अपने पास रुचि वाले जीनों का परिवर्धन, रुचि वाले जीन का क्या परिवर्धन। उसके बाद आएगा डीएनए खंड वाहक में जोड़ना, ठीक है। उसके बाद आएगा पुनर्योजक डीएनए कोशिक जीव में क्या हो जाता है, स्थानांतरित, ये आ जाएगा 6ठे नंबर पर, ठीक है। और उसके बाद आएगा 7वें नंबर पर तीसरे नंबर का बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति। भाई जीव में स्थानांतरण होने के बाद क्या होगा, बाह्य जीन उत्पाद की क्या हो जाएगी, प्राप्ति। और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होगी, प्रवाहिक प्रक्रिया। प्रवाहिक प्रक्रिया आ जाएगी 8वें नंबर पर। तो देखिए पहले नंबर पे कौन सा आ रहा है इसमें, पहला। तो ये ऑप्शन तो अपना 2 गलत हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने पहले को, देखो पहले के बाद आएगा दूसरा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो कौन सा आएगा, राइट आंसर ए नंबर। तो पहले पे आ गया पहले नंबर का ही, दूसरे पे आ जाएगा दूसरे नंबर का, तीसरे पे आएगा 6ठे नंबर का, ये रहा डीएनए खंडों का पृथक्करण। उसके बाद होता है, देखो पहले नंबर पे क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ की पहचान एवं पृथक्करण। उसके बाद क्या होगा, डीएनए का विखंडन। उसके बाद क्या होता है, इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण। उसके बाद क्या होगा, रुचि वाले जीन का क्या होता है, परिवर्धन। उसके बाद क्या होता है, डीएनए खंड वाहक में क्या होता है, जुड़ता है। उसके बाद क्या होगा, पुनर्योगज डीएनए का कोशिक या जीवों में क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, बाह्य जीन के उत्पाद की प्राप्ति होती है। और उसके बाद सबसे अंत में क्या होती है, प्रवाहिक प्रक्रिया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया अपने पास ए। अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जोड़ा इनमें सही है। तो देखिए पहला जोड़ा क्या है इसमें, लाइगेसेज। लाइगेसेज क्या है, आणविक सीवनकार से संबंधित है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज आणविक सीवनकार से संबंधित है। डीएनए पॉलीमरेज आणविक कैंची से संबंधित है। लाइगेसेज आणविक कैंची से संबंधित है। तो इनमें से देखिए कौन सा अपना राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से राइट आंसर हो जाएगा जो सही है। क्या पूछा गया है, ऐसा कौन सा जोड़ा है जो सही है। तो लाइगेसेज क्या होता है, आणविक सीवनकार होता है। ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं पूछ रहा है। तो ये देखिए यह दर्द से राहत में प्रभावी है, यह सही है, क्योंकि जो एस्पिरिन की गोली होती है वो दर्द से राहत में ही क्या करती है, काम करती है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यह खून के थक्के को नहीं जमने देती है, ये बात भी सही है। यह न्यूरोलॉजिकली सक्रिय दवाई है, यह भी सही है, यानी कि तंत्र को क्या करती है, सक्रिय करती है। और एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है।
एस्पिरिन जो होती है वो मादक पदार्थों के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ये तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर सत्य नहीं है, तो इसमें हो जाएगा द ऑप्शन, ये इसके लिए सत्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रोगों में से जो पानी प्रदूषण की वजह से नहीं है, इनमें से कौन सा एक रोग है जो पानी प्रदूषण की वजह से नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, पीलिया, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी। देखो ये पीलिया हुआ, ये पानी प्रदूषण की वजह से पूछ रहा है, पानी प्रदूषण की वजह से पीलिया भी हो जाता है, हैजा भी हो जाता है और टाइफाइड भी हो जाता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी नहीं हो पाता है। ठीक है, ये पानी प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, तो ये अपना हेपेटाइटिस बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इसरो द्वारा निर्मित कुछ उपग्रहों की सूची उनके प्रक्षेपण की दिनांक के साथ नीचे दी गई है। इन उपग्रहों में से जो दो अपनी कक्षाओं में पहुंचने में विफल रहे वे हैं, मतलब इन दोनों में से दो तो सही सलामत पहुंच गए अपनी कक्षाओं में, लेकिन दो क्या थे, विफल रहे। तो देखो कौन कौन से हैं। GS-82 जो था 8 मई 2003 को अपनी कक्षा में पहुंच गया था। GS-84 वो 15 अप्रैल 2010 को अपनी कक्षा में पहुंचा था। GS-85P ये 25 सितंबर को अपनी कक्षा में पहुंचा था, 25 दिसंबर 2010 को अपनी कक्षा में पहुंचा था। GS-80-12 15 जुलाई 2011 में अपनी कक्षा में पहुंचा था। तो देखो इसमें से कौन कौन से सही है। इसमें सही है पहले वाला, ए ऑप्शन इस सही है। कौन सा, दूसरा व तीसरा। तो यानी कि देखो GS-84 ये 15 अप्रैल 2010 को अपनी कक्षा में नहीं पहुंचा था, और GS-80-12 ये भी अपनी कक्षा में नहीं पहुंचा था। ठीक है, और ये वाले दोनों पहुंच गए थे अपनी अपनी कक्षाओं में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2 व 3 अपनी कक्षाओं में पहुंचने में क्या रहे थे, विफल रहे थे। आगे बढ़ते हैं अगले। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? अमेजन के जंगल। किसके जंगल, अमेजन वर्षावन। ये रहा अमेजन के जो जंगल हैं वो पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए, एक दुर्घटना में घायल हो गया है, एक व्यक्ति एक दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? देखिए यहाँ पर इसको कैसे करेंगे। इसमें ऑप्शन है O RH नेगेटिव, AB और RH नेगेटिव, AB और RH पॉजिटिव, O और RH पॉजिटिव। तो देखो हमें ये बात तो पता है कि O क्या होता है, सर्वदाता। ठीक है, और AB क्या होता है, सर्वग्राही, मतलब ये सबसे ले सकता है और ये सबको दे सकता है। तो हमें एक चीज़ तो यहाँ मालूम हो जाएगी कि कौन सा खून दिया जाना चाहिए, O वाला, यानी कि A वाला और ये D वाला ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, हो सकते हैं सही हो, लेकिन AB वाले तो क्या हो गए, गलत हो गए। तो B और C तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, गलत, B और C। अब देखते हैं, यहाँ दिया गया है RH नेगेटिव और ये है RH पॉजिटिव। अब इसका कैसे पता चलेगा कि RH नेगेटिव दिया जाए कि पॉजिटिव दिया जाए? ब्लड सेल्स पर जिन पर प्रोटीन होता है वहाँ तो उसको कहते हैं RH पॉजिटिव, यानी कि इसको वहाँ पर प्रोटीन उपस्थित है। लेकिन जिस पर प्रोटीन उपस्थित नहीं होता, क्या होता है, वहाँ पर होता है RH नेगेटिव। ठीक है, RH नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, RH पॉजिटिव। अब जब वहाँ प्रोटीन है ही नहीं तो उसको चढ़ाने में फायदा है ना। ठीक है, क्या पता उसके हो ना हो, तो इसलिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर ORH नेगेटिव उसको ब्लड दिया जाएगा, ना कि ये वाला। तो ये भी क्या हो जाएगा, अपना गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि उसको अगर रक्त की जांच के लिए समय ही नहीं है तो उसको ओ ब्लड ग्रुप और RH नेगेटिव वाला खून दिया जा सकता है आराम से। आगे देखते हैं, सुनहरी चावल क्या है? सुनहरी चावल है लंबे समय के उपरांत पीली हवा वाले चावल, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें केराटिन के लिए जीन उपलब्ध है, चावल की एक जंगली किस्म जिसमें पीले रंग के चावल होते हैं, और चीन की पीली नदी के तट पर उगाई जाने वाली चावल की एक किस्म है। ठीक है, तो इसमें अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि बी वाला, ये वाला, एक ट्रांसजेनिक
चावल की किस्म जिसमें केराटिन के लिए जीन उपलब्ध हैं। किसके लिए? केराटिन के लिए जीन उपलब्ध होते हैं। सुनहरी चावल जो होते हैं उसमें क्या होता है, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें केराटिन के लिए क्या उपलब्ध होते हैं, जीन उपलब्ध होते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते कहलाता है? जनरेटर, गतिमान कॉइल मीटर, बैटरी और मोटर। इनमें से कौन सा है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला होता है? तो वो हो जाएगा अपने पास इन्वर्टर की बैटरी। सभी जानते हैं आप लोग कि जो इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से, इसका आंसर ये हो जाएगा, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा जीवीय संगठक नहीं है? जीवाणु, जानवर, वायु और वनस्पति। तो देखिए इनमें से कौन सा है जीवीय संगठक नहीं है, मतलब जिसके अंदर जीवन हो। जीवाणु, जानवर, वनस्पति, इन सब के अंदर जीवन होता है, लेकिन वायु क्या है? वायु तो वैसे गैस है, ठीक है, तो इसमें वायु हो जाएगा। रेटिना अवृद्धि है, रेटिना अवृद्धि किसकी है? अग्र मस्तिष्क पक्ष की, उन्मस्तिष्क की, पोन्स वेरोलाई की या मध्य मस्तिष्क की? जो रेटिना अवृद्धि होती है वो होती है अग्र मस्तिष्क पक्ष की। आगे बढ़ते हैं। मानव पोषण के लिए टमाटर बहुत स्रोत है, मतलब टमाटर के अंदर इसमें से किसका बहुत अधिक स्रोत होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए अपने पास साइट्रिक अम्ल का, ऑक्जेलिक अम्ल का, या फिर इसमें दे रखा है एसिटिक अम्ल का और मेथेनोइक अम्ल का। तो इसमें जो टमाटर के अंदर बहुत ज़्यादा हमें कौन सा अम्ल मिलता है? तो अपने पास साइट्रिक अम्ल का मिलता है। किसका मिलता है? साइट्रिक अम्ल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न फसल समूहों में से कौन सा समूह ऐसा है जिनमें फसल जैव प्रौद्योगिकी, जिसमें जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं की जा सकती? जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं की जा सकती, नहीं के ऊपर जोड़ देना है, तो ठीक है। तो इसमें से कौन सी फसल है? मसूर, चुकंदर, गेहूं, सोयाबीन, मक्का, रेपसीड, गन्ना, मक्का, सरसों, जेट्रोपा, गन्ना, पाम। तो इनमें से जो अपना राइट आंसर हो जाएगा जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं की जा सकती, वो है अपने पास ऑप्शन नंबर ए में मसूर, चुकंदर और गेहूं। रेपसीड का यूज किस में किया जाता है? जैव ईंधन के रूप में। सरसों, मक्का, इनका सबका किस में किया जाता है? जैव ईंधन। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए एंजाइम और उसके कार्यों को सही जोड़े का चयन कीजिए। जो एंजाइम हैं और उनके जो कार्य हैं उनके सही जोड़ों का हमें क्या करना है? चयन करना है। एक्रोसिन अंडे के कॉर्टिकल कणों द्वारा स्त्रावित जो बहु शुक्राणु निषेचन को रोकता है। एक्रोसिन क्या होता है? जो अंडे के कॉर्टिकल कणों द्वारा स्रावित जो बहु शुक्राणु के निषेचन को रोकता है। ये बात क्या ये सही है? आगे देखते हैं। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज ये क्या काम करता है? लाइसोसोमल चिन्हक एंजाइम जो उपापचयों का जल अपघटन करता है। अम्लीय फास्फेट क्या काम करता है? सूत्रकणिका चिन्हक किण्वन जो ऑक्सीकारक कार्यों से संबंधित है। नंबर 4 पर है, इसमें देखो द पर है ई कोलाई प्रतिबंधित इंडो न्यूक्लियेज सेकंड डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए। तो इसमें से जो सही जोड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस सेकंड। ये डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के क्या करता है? काम करता है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर द ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। कीवी क्या है? कीवी एक खाने वाला फल भी है और देखो इनमें से क्या है? एक रेगिस्तानी सर्फ। क्या ये एक रेगिस्तानी सर्फ है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे तीव्र गति से उड़ने वाला कायरोप्टन रन स्तनी और गिद्ध की एक प्रजाति जो केवल अमेजनों के जंगलों में पाई जाती है। आगे है उड़न अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। जो कीवी है किसको कहा जाता है? न्यूजीलैंड वासियों को। तो न्यूजीलैंड के लिए भी ये अपना राइट आंसर हो जाएगा जिसमें न्यूजीलैंड लिखा हुआ है कि उड़न अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है, किसकी वजह से होता है? देखो, शैवालों की अत्यधिक वृद्धि अथवा शैवाल ब्लूम के कारण, नाइट्रोजीनस पोषक तत्वों एवं ऑर्थोफॉस्फेट के आधिक्य के कारण, जलाशयों में मूर्तियों के विसर्जन के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो देखो, जलाशयों में जो यूट्रोफिकेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजीनस पोषक तत्वों एवं ऑर्थोफॉस्फेट के आधिक्य के कारण, अधिकता के कारण। इसका मतलब ये है, जो जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजीनस पोषक तत्वों एवं ऑर्थोफॉस्फेट के अधिकता के कारण। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। अगले सवाल की तरफ देखिए, मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी 20 से 30 फीट मूसला जड़ होती है, छोटी 2 से 3 मिलीमीटर अथवा कांटेनुमा पत्तियां होती हैं, रसाल स्तंभ 100 से 200 मिलीमीटर मोटा होता है, पत्तियों में वसा का संग्रहण 20 से 30 मिलीग्राम होता है। ठीक है, तो जो फ्रिएटोफाइट्स होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल के अंदर। वो कैसे होते हैं? ऐसे पादप जिनमें क्या होती है? लंबी मूसला जड़ होती है। क्या होती है? लंबी मूसला जड़ होती है। वो कैसे पादप कहलाते हैं? फ्रिएटोफाइट्स कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर? सही हो जाएगा। ये थे हमारे आज के प्रश्न जो RS प्री 2015 की परीक्षा में पूछे गए थे। इससे संबंधित RS प्री परीक्षाओं की कई वीडियो हमने बनाकर डाल रखी हैं, आप साथ के साथ उनको भी देखें, जिससे आपको अंदाज़ा लगे कि सामान्य विज्ञान से संबंधित RS प्री परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।